डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। झारखंड में राज्यसभा चुनाव से पहले महागठबंधन की डिनर पॉलिटिक्स। मुख्यमंत्री सोरेन के आवास पर देर रात चली महागठबंधन की बैठक। नेताओं ने एक सुर में सभी दलों की एकजुटता का दिया परिचय। सभी दलों ने कहा महागठबंधन की जीत पक्की। झारखंड राज्यसभा चुनाव में बदल गया सियासी समीकरण। बीजेपी नहीं उतारेगी अपना प्रत्याशी। निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नथवानी को समर्थन देकर भाजपा ने खत्म किया सस्पेंस। जयपुर में नूरानी मस्जिद पर चला बुलडोजर। अवैध अतिक्रमण पर नूरानी मस्जिद के अलावा 2 मंदिर और एक मजार को भी हटाया गया। सड़क चौड़ीकरण प्रोजेक्ट के तहत अवैध अतिक्रमण हटाया गया। जयपुर कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए इंटरनेट सेवाएं 8 जून की रात्रि 12 बजे तक अस्थायी रूप से निलंबित। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टेट लाइव में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे स्टेट लाइव की झारखंड की खबरों से। झारखंड में 18 जून 2026 को होने वाले आगामी राज्यसभा चुनाव में दोनों सीटों के लिए कल देर रात महागठबंधन के सभी दलों की पहली संयुक्त बैठक रांची स्थित मुख्यमंत्री आवास पर हुई। ये बैठक डिनर डिप्लोमेसी के जरिए हुई, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राजद और सीपीआई माले के शीर्ष नेता एवं विधायक शामिल हुए। वहीं इस बैठक के समाप्त होने के बाद चारों दलों के नेताओं ने अपनी एकजुटता का संदेश देते हुए मीडिया के सामने आकर सभी मतभेदों का खंडन किया। इस दौरान कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव, राजद कोटे से मंत्री संजय प्रसाद यादव, झामुमो केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे और सीपीआई माले के चंद्रदेव प्रसाद ने एक एक कर साफ कहा कि महागठबंधन में कोई दरार या खाई नहीं है, बल्कि सभी दल पूरी तरह से एकजुट हैं। वो चुनाव एक साथ लड़ेंगे और दोनों सीट पर चुनाव जीतेंगे भी। साथ ही उन्होंने कल रात ये आश्वासन भी दिया है कि सोमवार को महागठबंधन के सभी विधायक अपने दोनों प्रत्याशियों के साथ विधानसभा पहुंचेंगे और नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। इसके अलावा उद्योगपति और पूर्व राज्यसभा सांसद परिमल नाथवानी के उम्मीदवार होने के सवाल पर झामुमो नेताओं ने कहा कि ये उनका निजी विचार या भाजपा का मामला है, इस पर वो कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। बता दें कि बीती रात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से परिमल नाथवानी की मुलाकात को लेकर उठे सवालों पर झामुमो नेताओं ने स्थिति स्पष्ट करते हुए ये बात कही थी। इस बीच उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं और उनसे मुलाकात कोई भी कर सकता है, इसे कोई और मायने नहीं निकालने चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष हेमंत सोरेन के अध्यक्षता में इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगी दलों के माननीय सदस्यों की बैठक हुई है और इस बैठक में दोनों प्रत्याशी जो इंडिया गठबंधन के हैं, प्रणव जी और बैजनाथ राम जी, दोनों उपस्थित थे और किस तरह से कल नॉमिनेशन में सब लोग एकजुट होकर के जाएंगे, इस पर विचार विमर्श हुआ और उसके बाद आगे की रणनीति हम लोगों ने तय की है। जो संख्या बल है ये बिल्कुल स्पष्ट है कि इंडिया गठबंधन के दोनों प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित होगी और उसकी रणनीति हम लोग समय समय पर बनाते रहे। अगली खबर, झारखंड राज्यसभा चुनाव में 2 सीटों के चुनाव को लेकर प्रदेश भाजपा में जारी राजनीतिक अटकलों पर आखिरकार विराम लग गया है। दरअसल पार्टी ने आज अपना उम्मीदवार उतारने के बजाय निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी को समर्थन देने का फैसला सुनाया है, जिससे यह माना जा रहा है कि निश्चित रूप से आगामी राज्यसभा चुनाव का सियासी समीकरण पूरी तरह बदल चुका है। तो वहीं परिमल नाथवानी द्वारा नामांकन दाखिल किए जाने पर विधानसभा में उनका उत्साहवर्धन करने के बाद सदन परिसर के बाहर भाजपा के सभी नेताओं ने उनकी जीत का दावा किया है। इस दौरान कोडरमा विधायक डॉक्टर नीरा यादव, रांची विधायक सीपी सिंह, मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल सहित कई अन्य नेताओं ने भाजपा समर्थित उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करते हुए ये दावा किया कि चुनावी गणित भाजपा के पक्ष में है और पार्टी समर्थित प्रत्याशी राज्यसभा पहुंचेंगे। 2 टर्म काम किया है और मुझे सभी पार्टियों से मेरा रिलेशन है और सभी लोग से मैं उम्मीद करूंगा कि मुझे समर्थन करें। वही आशा से मैंने फॉर्म भरा हुआ है और इंडिपेंडेंट मैंने भरा है और झारखंड में पहले भी मैं आया था तो
2 टर्म में भी मैं इंडिपेंडेंट ही आया था, ये भी थर्ड टर्म भी मेरा इंडिपेंडेंट होगा। आम खाने से मतलब होता है कि पेड़ गिरने से। कुछ चोरी भी कर लेते हैं आप। अरे क्यों चोरी करेंगे भैया? उम्मीदवार तक आप लोग नहीं दे पाए, वही कह रहे थे आम सर चोरी से भी खाया जाता है। फिर मैं कह रहा हूँ आम खाने से मतलब है, लेकिन कांग्रेस वाले को बता दीजिए हम आम खा लिए। गुठली गिनने की जरूरत नहीं। झारखंड दौरे के दूसरे दिन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने प्रदेश कार्यालय में आयोजित महत्वपूर्ण बैठक में संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत बनाने का आह्वान किया। प्रदेश पदाधिकारियों, जिला अध्यक्षों, मोर्चा प्रमुखों और आईटी व सोशल मीडिया टीम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान संगठनात्मक टीम का गठन वर्ष 2029 के लक्ष्य को ध्यान में रखकर किया गया है और आगामी चुनाव की तैयारी अभी से शुरू करनी होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन है और इसकी ताकत बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं में निहित है। उन्होंने प्रदेश से लेकर मंडल स्तर तक नियमित बैठकें, शक्ति केंद्र की सक्रियता, मोर्चा के विस्तार और प्रत्येक मंडल में कम से कम 100 सक्रिय कार्यकर्ताओं की टीम तैयार करने पर जोर दिया। साथ ही वरिष्ठ और पुराने कार्यकर्ताओं को सम्मानपूर्वक संगठन से जोड़ने तथा पार्टी हित को सर्वोपरि रखने का संदेश दिया। बैठक में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR अभियान को गंभीरता से लागू करने के निर्देश भी दिए गए। उन्होंने बूथ स्तर तक नियमित समीक्षा और रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने, विचार परिवार के संगठनों से समन्वय बढ़ाने तथा प्रवास के माध्यम से संगठन विस्तार पर बल दिया गया। विकसित भारत 2047 के संकल्प का उल्लेख करते हुए उन्होंने कार्यकर्ताओं से नए उत्साह, नई ऊर्जा और पूर्ण समर्पण के साथ संगठन को और अधिक सशक्त बनाने का आह्वान भी किया। पहले भी भाजपा को बहुत आशीर्वाद दिया है, स्नेह दिया है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने झारखंड को बनाने का काम किया है और वर्तमान में जो परिस्थिति है उस परिस्थिति को देखते हुए लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व ही, भाजपा का ही कार्यकर्ता इस झारखंड प्रदेश को संवारने का भी काम किया। झारखंड मेरे लिए, रांची मेरे लिए दूसरा घर है और भाजपा के इस गढ़ में फिर से कमल कैसे उसी स्वरूप में खिले, उसके लिए मुझे संकल्पित होना था और मेरे अलग अलग कार्यक्रमों में जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं से मिलने का मौका मिला और कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से उत्साह के साथ हम लोग के साथ संवाद किया, मैं मानता हूं भारतीय जनता पार्टी के लिए झारखंड की जमीन निश्चित रूप से उज्जवल भविष्य लेके आएगी और झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की जड़ें फिर से उसी प्रकार से हम मजबूत। रांची के जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में पलाश, मुख्यमंत्री लघु एवं कुटीर उद्यम विकास बोर्ड, जिला उद्योग केंद्र और श्रम विभाग की संयुक्त समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में स्वरोजगार, लघु एवं कुटीर उद्योग, कौशल विकास और आजीविका संवर्धन से जुड़ी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को लक्ष्यों के शीघ्र पूर्ति और बेहतर समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए गए। बैठक में स्वयं सहायता समूहों, ग्रामीण आजीविका मिशन और महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों की उपलब्धियों पर चर्चा हुई। उपायुक्त ने बताया कि महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में चलाए जा रहे प्रयासों के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। मैया सम्मान से स्वावलंबन की ओर अभियान के तहत महिला समूहों द्वारा मुर्गी पालन के माध्यम से हर माह लाखों अंडों का उत्पादन किया जा रहा है, जिससे उनकी आय में उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है। समीक्षा के दौरान समाहरणालय B ब्लॉक और सदर अस्पताल परिसर में दीदी आजीविका कैफे स्थापित करने के प्रस्ताव पर भी जोर दिया गया। इसके अलावा MSME पंजीकरण, सब्सिडी वितरण, कौशल विकास, श्रमिक कल्याण और उद्यम स्थापना से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करते हुए संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। उपायुक्त ने कहा कि रांची को उद्यमशील जिला बनाने और अधिक से अधिक लोगों को रोजगार एवं स्वरोजगार से जोड़ने के लिए सभी विभागों को पूरी तरह प्रतिबद्धता के साथ कार्य करना होगा। अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ से जुड़ी खबरों की।
छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने गीदम से बांगाबाड़ी तक बन रहे 10.6 किलोमीटर लंबे दंतेवाड़ा बाईपास सड़क और इस मार्ग में डंकिनी नदी पर निर्माणाधीन उच्च स्तरीय पुल का निरीक्षण किया। उन्होंने पुल निर्माण में देरी पर ठेकेदार और विभागीय अधिकारियों पर गहरी नाराजगी जताई। निर्धारित अवधि में काम नहीं होने पर उन्होंने फटकार भी लगाई। साव ने इस बाईपास सड़क पर जल्दी आवाजाही शुरू करने, सड़क और पुल दोनों में काम आगामी दिसंबर माह तक पूर्ण करने के भी निर्देश दिए। विधायक चैतराम अटामी भी इस दौरान वहां पर मौजूद रहे। दंतेवाड़ा शहर को भारी वाहनों और ट्रैफिक के दबाव से बचाने गीदम से बांगाबाड़ी तक 26 करोड़ 78 लाख रुपए की लागत से 10.6 किलोमीटर लंबी बाईपास बनाया जा रहा है। इस बाईपास सड़क पर पड़ने वाले डंकिनी नदी पर 9 करोड़ 29 लाख रुपए की लागत से 161 मीटर लंबा ऊंचा स्तरीय पुल भी बनाया जा रहा है। सड़क का अब तक 85% और पुल का 60% काम पूरा हो गया है। इस बाईपास मार्ग के चालू हो जाने के बाद दंतेवाड़ा में प्रवेश किए बिना भारी वाहन एवं अन्य ट्रैफिक बैलाडीला से गीदम और जगदलपुर आ जा सकेंगे। मध्य प्रदेश सरकार की राज्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कृष्णा गौर ने इस बात पर बल दिया है कि छत्तीसगढ़ ओबीसी मोर्चा अत्यंत मजबूतन संगठन है। अतः हम सभी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाना है। गौर ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों के आधार पर 5 जून से 21 जून तक ओबीसी मोर्चा के कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करना है। सोशल मीडिया के माध्यम से प्रत्येक कार्यक्रम का प्रचार प्रसार उन्हें करना है। गौर रविवार को यहां कुशाभाऊ ठाकरे परिसर स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में आहूत भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा की संगठनात्मक बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करने पहुंची थी। मध्य प्रदेश की राज्य मंत्री गौर ने कहा कि हमें गर्व है कि आज हमें दुनिया के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले हैं, जिनकी वजह से वैश्विक स्तर पर देश को नई पहचान मिली है। मोदी के 12 साल के कार्यकाल में हर वर्ग की तस्वीर व तकदीर बदली है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में 2047 में भारत की बुलंद तस्वीर बनेगी। अपने संबोधन में गौर ने कहा कि केंद्र सरकार की सभी जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी गई। इस दौरान ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गौर ने दीपकमल पत्रिका विशेषांक का विमोचन भी किया। बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि प्रदेश में 92% से भी ज्यादा ओबीसी वर्ग के लोग निवासरत हैं और 32% एसटी, 13% एससी वर्ग के लोग निवासरत हैं। प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा में सभी वर्गों के साथ ओबीसी समाज के मतदाता भी जीत हार का निर्णायक फैसला करते हैं। समाज का झुकाव भाजपा की ओर होने के कारण आज भाजपा सरकार में है। हम सभी को मोर्चा के माध्यम से समाज के लिए बनाई गई सरकार की योजनाओं को ओबीसी वर्ग तक पहुंचाना चाहिए, ऐसा ओपी चौधरी ने कहा। ओपी चौधरी ने आगे भाजपा सरकार की योजनाओं के बारे में विशेष जानकारी भी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ का सर्वांगीण विकास हो रहा है। भाजपा प्रदेश महामंत्री एवं 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के अभियान के प्रदेश प्रभारी अखिलेश सोनी ने 5 जून से 25 जून तक के ओबीसी मोर्चा के कार्यक्रम के बारे में विस्तृत जानकारी दी। भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं स्टेट वेयरहाउस कॉरपोरेशन के अध्यक्ष चंदूलाल साहू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक भाजपा की सरकार है। पूरा देश जानता है कि विश्व में किस प्रकार की विसंगतियां इस समय चल रही है और अगर उन विसंगतियों की अनदेखी करके भी अगर विपक्ष इस प्रकार के सवाल करता है तो मुझे लगता है कि उनसे ज़्यादा नासमझ इस देश में कोई और हो नहीं सकता। सब जानते हैं कि किस प्रकार से विश्व में जो विसंगतियां चल रही थी उसकी वजह से चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो, गैस के रसोई गैस के दाम हो, इन सब में जिस प्रकार का अवरोध आया है उसकी वजह से कहीं ना कहीं मजबूरीवश इस प्रकार के दामों में वृद्धि करने की आवश्यकता पड़ी। लेकिन फिर भी कहना चाहूँगी कि विश्व के अन्य देशों की तुलना में भारत में स्थितियाँ बहुत संतुलित हैं और भारत की इन स्थितियों को देखते हुए हम ये कह सकते हैं
कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस प्रकार के तमाम विसंगतियों के बीच भी भारत को जिस प्रकार से संभालने का काम किया और इस देश की जनता के विश्वास को जीतने का काम किया, वो निश्चित रूप से एक ऐसा नेतृत्व ही कर सकता था। पूरे देश की जनता प्रधानमंत्री जी के साथ। खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे राजस्थान से जुड़ी खबर की, जहां जयपुर के मालवीय नगर इलाके में नंदीपुरी अंडरपास के पास सड़क चौड़ीकरण प्रोजेक्ट के तहत 45 साल पुरानी नूरानी मस्जिद को अवैध अतिक्रमण मानते हुए ढहा दिया गया है। ये कार्रवाई जयपुर विकास प्राधिकरण यानी कि JDA द्वारा की गई है, जिसमें मस्जिद के अलावा 2 मंदिर और एक मजार को भी मार्ग से हटाया गया है। जगतपुरा को जवाहर सर्कल से जोड़ने वाले मुख्य मार्ग को 80 फीट चौड़ा करने के लिए यह अभियान चलाया गया। विरोध की आशंका के चलते पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया और 3000 से अधिक पुलिसकर्मियों व RAF जवानों को तैनात किया गया। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 8 जून 2026 को प्रस्तावित अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के मद्देनजर कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखते हुए जिला प्रशासन ने एहतियातन इंटरनेट सेवाओं पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया है। संभागीय आयुक्त जयपुर V सरवन कुमार ने आदेश जारी कर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एवं इंटरनेट आधारित सेवाओं के दुरुपयोग से अफवाहों के प्रसार तथा सार्वजनिक शांति भंग होने की आशंका को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। आदेशानुसार पुलिस आयुक्तालय जयपुर जिले के सभी थाना क्षेत्रों में 7 जून 2026 की रात्रि 12 बजे से ही 8 जून 2026 की रात्रि 12 बजे तक 2G, 3G, 4G एवं 5G मोबाइल इंटरनेट सेवाएं, बल्क MMS, व्हाट्सएप, फेसबुक, X, ट्विटर सहित अन्य सोशल मीडिया सेवाएं निलंबित रहेंगी। हालांकि वॉइस कॉल सेवाएं पूर्ववत संचालित रहेंगी। प्रशासन ने आमजन से शांति एवं सौहार्द बनाए रखने तथा आदेशों की पालन करने की अपील की है। आदेश की अवहेलना करने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश से जुड़ी खबरों की, जहां पर नर्मदापुरम जिले के डोलारिया थाना क्षेत्र के ग्राम कजलास में ग्रामीण महिलाओं, ग्राम रक्षा समिति और ग्रामीणों की सतर्कता से अवैध शराब परिवहन का मामला सामने आया है। गांव में शराब की अवैध सप्लाई की सूचना मिलने पर ग्रामीणों ने एक संदिग्ध बोलेरो वाहन को रोककर उसकी निगरानी की और तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और वाहन को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू की गई। पुलिस की तलाशी के दौरान बोलेरो में रखी 7 पेटियों से विभिन्न प्रकार की शराब बरामद हुई। जब शराब की कुल मात्रा 42.66 लीटर बताई गई है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 21,000 रुपए आंकी गई है। वहीं बोलेरो वाहन की कीमत लगभग 8 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस के अनुसार शराब के परिवहन से संबंधित कोई वैध दस्तावेज मौके पर प्रस्तुत नहीं किए जा सके। कार्रवाई के दौरान वाहन चालक और अन्य आरोपी मौके से फरार हो गए। मुझे सूचना मिली थी कि ग्रामीणों और ग्राम रक्षा समिति के सदस्यों ने तिगरी और कजलास गाँव के बीच में बोलेरो रोकी है, जिसमें कि अवैध शराब है। सूचना पर तत्काल बड़ौदिया पुलिस पहुंची मौके पर और गाड़ी से उस समय तक चालक वगैरह जो थे वो सब भाग चुके थे। मौके से गाड़ी लेकर आए थाने पर, तो थाने पे ला के उसको चेक किया। गाड़ी में कोई वैध दस्तावेज नहीं पाया गया है शराब के संबंध में। उसमें अलग अलग वैरायटी की शराब मिली है, कुछ सफ़ेद के क्वार्टर हैं, कुछ लाल के क्वार्टर हैं। पेटियां जो हैं वो खुली हुई हैं, किसी भी पेटी में सील पैक बंद नहीं मिली है। उज्जैन के बड़नगर में चर्चित सुल्तान पटेल हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने के करीब पहुंच गई है पुलिस। करीब 10 दिनों से लापता सुल्तान का शव यशवंत सागर जलाशय से मिलने के बाद पुलिस ने जांच तेज कर दी है। थाना प्रभारी अशोक पाटीदार का दावा है कि विशेष जांच टीम हत्या आरोपियों के बेहद करीब पहुंच चुकी है और मामले का जल्द ही सनसनीखेज खुलासा किया जाएगा। पुलिस ने पीर झलार गांव से यशवंत सागर तक के करीब 60 किलोमीटर लंबे रूट की जांच करते हुए तकनीकी साक्ष्य और CCTV का फुटेज खंगाले हैं। जांच के दौरान संदिग्धों की गतिविधियों से जुड़े महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं, जिस पर पुलिस पहले से हिरासत में लेकर पूछताछ किए गए कुछ संदिग्धों पर भी नजर बनाए हुए है। अधिकारियों का कहना है कि जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया जाएगा। गौरतलब है कि सुल्तान 28 मई से लापता था और उसकी पत्नी फरजाना पटेल ने 29 मई को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
ये सूचना मिली कि उसकी हत्या कर दी गई है, लेकिन हमारे द्वारा प्रारंभिक पूछताछ पर संदिग्धों से पूछताछ की गई, लेकिन बॉडी नहीं मिली। कल कल को हथोद जिला इंदौर ग्रामीण में सुल्तान की लाश मिली। उस लाश को उसकी पत्नी और उसके परिजनों द्वारा पहचाना गया। प्रारंभिक तौर पर उनके द्वारा मर्ग कायम कर जांच की जा रही है और हमारी जांच में अभी तक जो संदेह आए थे, सभी संदेहों से हमारे द्वारा पृथक पूछताछ की गई थी, लेकिन अभी तक क्योंकि बॉडी नहीं मिलने से हमारे द्वारा पूछताछ कर उस प्रकरण को जारी रखा था। अब बात करेंगे महाराष्ट्र से जुड़ी खबरों की, जहां देश के सबसे बड़े कंटेनर बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटी में ट्रेलर चालकों की भारी कमी के कारण कंटेनर परिवहन व्यवस्था गंभीर रूप से प्रभावित हो रही है। ड्राइवरों की कमी से बंदरगाह पर कंटेनरों की आवाजाही धीमी पड़ गई है, जिससे आयात और निर्यात से जुड़े कार्यों में बाधाएं उत्पन्न होने लगी हैं। परिवहन व्यवस्था प्रभावित होने के चलते बंदरगाह क्षेत्र में आयातित माल का भंडारण तेजी से बढ़ रहा है। कंटेनरों की समय पर ढुलाई नहीं होने से लॉजिस्टिक्स नेटवर्क पर अतिरिक्त दबाव बन रहा है, जिससे व्यापारिक गतिविधियों और सप्लाई चेन की गति प्रभावित हो रही है। इससे बंदरगाह संचालन से जुड़े विभिन्न हितधारकों की चिंताएं भी बढ़ गई हैं। इस संकट का सबसे बड़ा असर कृषि निर्यात पर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि स्थिति जल्द नहीं सुधरी तो प्याज, अंगूर और अन्य नाशवंत कृषि उत्पादकों के निर्यात को बड़ा झटका लग सकता है। नवी मुंबई के कामोटे क्षेत्र में लगातार हो रही बिजली कटौती से स्थानीय नागरिकों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। भीषण गर्मी के बीच बार बार बाधित हो रही बिजली आपूर्ति ने लोगों की दैनिक दिनचर्या को प्रभावित कर दिया है। बढ़ती शिकायतों के बीच महावितरण के वरिष्ठ अधिकारियों ने आज कामोटे उपकेंद्र का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान शेतकरी कामगार पक्ष यानी शेकाप के कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों ने अधिकारियों का घेराव कर बिजली संकट को लेकर अपनी नाराजगी जताई। महावितरण अधिकारियों ने बताया कि क्षेत्र में बढ़ती आबादी और बिजली की बढ़ती मांग के कारण मौजूदा विद्युत व्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है, जिससे आपूर्ति प्रभावित हो रही है। समस्या के समाधान के लिए महावितरण ने कामोठे उपकेंद्र में जल्द 5000 केवीए क्षमता का नया ट्रांसफार्मर स्थापित करने का आश्वासन दिया है। अगली खबर हैदराबाद से है, जहां पर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर वाले लोगों के लिए जागरूकता, स्वीकृति और समावेशी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से डॉक्टर किरोन ऑटिज्म मिशन ने राज्य स्तरीय सम्मेलन ऑटिज्म एंड बियॉन्ड नेविगेटिंग द स्पेक्ट्रम ऑफ पॉसिबिलिटीज का आयोजन किया। कार्यक्रम में 1000 से अधिक अभिभावक, शिक्षक, चिकित्सक, विशेष शिक्षक, नीति निर्माता और सामाजिक संस्थाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में अभिनेता निर्माता पूर्व सांसद एम मुरली मोहन, अभिनेता राजा रविंद्र, NIPID सिकंदराबाद के उप निदेशक डॉक्टर वी श्रणवर रेड्डी और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पी रेड्डी अतिथि के रूप में मौजूद रहे। डॉक्टर किरोन ऑटिज्म मिशन के संस्थापक लायन डॉक्टर वाई किरोन ने कहा कि ऑटिज्म से प्रभावित गरीब परिवारों को समय पर जांच और थेरेपी मिल सके, इसके लिए मंडल स्तर पर चाइल्ड हेल्थ डेवलपमेंट सेंटर बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, जब मैं निराश होता हूं तो ऑटिज्म बच्चों के साथ समय बिताता हूं। उनके साथ बैठना मेरे लिए ध्यान जैसा है। सरकार को कानून और प्रशासनिक स्तर पर ऑटिज्म के लिए विशेष उपाय लाने चाहिए। ऑटिज्म समाज के हर वर्ग में है, हमें विकेंद्रीकृत सहयोग प्रणाली चाहिए। मुरली मोहन ने मिशन को समर्थन का ऐलान किया। डॉक्टर किरोन ने कहा, जागरूकता से समझ आती है, समझ से स्वीकृति और स्वीकृति से अवसर बनते हैं। हर बच्चे को मूल्यवान और सशक्त बनाने का अधिकार है। वरिष्ठ अभिनेता मुरली मोहन ने डॉक्टर किरोन के समाज सेवा कार्यों की सराहना की और कहा कि माताएं ही असली भावनाएं हैं। ఈ రోజున సూచర్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అనేటువంటి ఒక వ్యాపార సంస్థకి చైర్మన్గా ఉన్నటువంటి లయన్ కిరణ్ గారు సమాజ సేవ ఆయన ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేశారు। సమాజ సేవ విషయాలు గురించి ఎన్నో। फिलहाल स्टेट लाइव में बस इतना ही। नमस्कार।